किसी का मोहताज होना एक बहुत ही बड़ा दर्द है। उस पर मेरी पत्नी की हरकतें मुझे और भी शक में डाल रही थी। मैंने बड़ी बेबसी से अपनी मुर्दा टांगों को देखा जो चलने फिरने के काबिल नहीं थी। मुश्किल से मैंने व्हील चेयर को अपने बेड के पास किया और अपने हाथों से बेजान टांगों को बेड के नीचे किया, फिर व्हील चेयर पर बैठ गया। यह सब करने में ही मेरा पसीना छूट गया था। मैं पूरी तरह से हाँफ रहा था। रात के अंधेरे में सामने वाले कमरे में मेरी पत्नी की आने वाली आवाज़ ने मेरे होश उड़ा दिए थे। वह रोज़ मुझे दवा खिलाकर मेरे कमरे से निकल सामने वाले कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती थी। रात की खामोशी में मुझे उसकी अजीबोगरीब आवाज़ें भी आती थी, जिसे सुनकर मेरा कलेजा फटने लगता था। रात भर मैं सुकून से सो नहीं पाता था। फिर वह दरवाज़ा सुबह ही खुलता था। जब मेरी पत्नी कमरे से बाहर आती तो उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान सजी होती थी। उसका हसीन रूप उस वक्त और भी जगमगा रहा था। उसके गीले बाल देखकर मेरी जान निकलने लगी थी। जब मैं पूछता कि तुम रात भर मेरे साथ क्यों नहीं सोई, उठकर क्यों चली जाती हो, तो वह कोई जवाब नहीं देती, बस एक अजीब सी मुस्कान के साथ मेरे बेजान पैरों पर नजर डालती, जैसे वह कह रही हो कि तुम एक अपाहिज मर्द मुझे दे ही कह सकते हो। वह मुझसे कुछ नहीं कहती थी, पर उसकी चुप्पी मुझे अंदर ही अंदर मार रही थी। पूरा दिन वह मेरा ख्याल रखती थी, मुझे अपने हाथों से खाना भी खिलाती थी, लेकिन रात को खूबसूरत साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार होती और दूसरे कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती थी। रात भर की तकलीफ मेरे लिए जानलेवा थी। औरत का सजना संवरना बेमायने नहीं होता। एक बार खाना खाते वक्त मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मुस्कान, तुम रात को मेरे पास ही सोओगी, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। तुम तो जानती हो ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। बहुत जल्द ही मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, चलने फिरने लगूंगा। मेरी आंखें बेबसी के मारे गीली हो रही थी। यह मेरी बेबसी की आखिरी हद थी, जो तकलीफ और दर्द में रातों को सह नहीं रहा था। वह अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं क्या, कोई भी मर्द यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी सज धज कर एक दूसरे कमरे में चली जाए और उसको अकेला छोड़ दे। उसने मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाया, फिर खाना उठाकर मेरे पास से चली गई। मैं व्हील चेयर से चलता हुआ कमरे के सामने निकल गया। वह किचन में थी, खाने के बर्तन धो रही थी। मैं उसके पीछे आ गया। मैंने कहा, डॉक्टर मुझे उम्मीद दिला रहे हैं कि मैं चलने फिरने लगूंगा, मेरी टांगें फिर से ठीक हो जाएंगी, फिर हम दोनों दोबारा से अपनी ज़िंदगी जिएंगे। मेरी बात पर एक कांच का गिलास जोर से मुस्कान की जमीन पर हाथों से गिरकर छूट गया। वह गुस्से में मेरी व्हील चेयर पकड़कर मुझे बाहर गैलरी में ले आई। 8वीं मंजिल के नीचे देखती हुई भी डर महसूस हो रहा था। तुम यूं हुई मोहताज और अपाहिज ही अच्छे लग रहे हो, समझे। अगर तुमने अपने ठीक होने की बात की तो यहाँ से नीचे फेंक दूंगी। भगवान करे तुम कभी ठीक ना हो, ऐसे ही रहो बेबस और दूसरे के सहारे जिंदगी गुजारने वाले। वह बड़े गुस्से और कहर भरी नज़रों से मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में इतनी नफरत भरी हुई थी कि एक पल के लिए मैं सहम गया। गैलरी के दीवारें ज़्यादा ऊंची नहीं थी, वह मुझे आगे कर चुकी थी। नीचे का मंजर देखकर मेरी जान निकलने लगी थी। उसकी आंखों उस समय न जाने किस जज्बे से लाल हो रही थी। वह गुस्से से लंबी लंबी सांसें लेने लगी। मेरी व्हील चेयर को पीछे कर दिया, मुझे मेरे कमरे में ले आई, मुझे बेड पर सहारा लेकर लिटा दिया और दवा खिलाकर मेरे कमरे के दरवाज़ा पूरा खोलकर सामने वाले कमरे में चली गई। जोर से उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। जिस कमरे में वह आजकल रहने लगी थी, उस कमरे का एक
दरवाज़ा बाहर की तरफ भी खुलता था। जिस तरह की आवाज़ उस कमरे से आती थी वह सुनकर तो मेरी मौत की तरफ ही मेरी जिंदगी जा रही थी। मुझे अपनी बेजान टांगों पर अब गुस्सा आने लगा था। मैंने बेबसी से अपनी टांगों पर मुक्के मारने शुरू किए। अगर मैं ठीक होता तो जान से मार डालता वो उस आदमी को जिसके साथ मेरी पत्नी हंस हंस कर बातें कर रही है। उस बंद कमरे में मैं भी न जाने क्या क्या कर रहे थे। जब एक मर्द और औरत कमरे में तन्हा होते हैं तो उससे आगे का ख्याल सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती थी। लेकिन मैं मजबूर था। एक बार मैंने ठान लिया कि आज उस औरत को छोड़ूंगा नहीं। इसलिए बड़ी मुश्किल से मैं व्हील चेयर पर बैठा और साइड टेबल से पिस्टल निकाला। फिर कमरे से बाहर निकल गया। सामने कमरे से अभी भी हंसी और बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने कमरे की हॉल से झांक कर देखा। जो मंजर मेरी आंखों ने देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने गुस्से से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला सामने खड़े आदमी को देखकर मेरे हाथ में पकड़ी पिस्टल गिर गई, क्योंकि सामने तो मेरा ही वह अपने होश उड़ाने वाला हुस्न लिए मेरे सामने बैठी थी। मुझे उलझी हुई नज़रों से देख रही थी। मैंने अपने मुंह से सिगरेट का लंबा सा कस लेकर धुआं उड़ाते हुए कहा, मिस मुस्कान, मेरी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप अपने फैसले पर आज़ाद हैं। एक तरफ 20 लाख का चेक था और दूसरी तरफ एक मैरिज पेपर। मैंने अपनी बड़ी सी चेयर पर टेक लगाते हुए उस हसीन लड़की के चेहरे की बेबसी को देखा और मन ही मन मुस्कुराया। उसकी नज़र कभी 20 लाख के चेक पर जाकर टिक जाती जिसकी उसे इस वक्त ज़रूरत थी, तो कभी उस पेपर पर जिस पर साइन करते ही मेरी पत्नी बन जाती। औरत अगर हसीन हो और उसके ऊपर बेबसी और मजबूरी भी हो तो उसकी बेबसी से खेलने में मुझे और भी मज़ा आता है। इसलिए मैं जिस कदर मुस्कान की बेबसी से मज़ा उठा रहा था, उसकी आंखों में झिलमिलाते आंसू मेरे अंदर आकर बैठी मेरी आन को बहुत ही सुकून पहुंचा रही थी। उस लड़की के लिए शायद यह फैसला करना बहुत ही मुश्किल था। मैंने मुस्कान को दो राह पर लाकर खड़ा कर दिया था। उसका बाप इस समय अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था और अपने बाप की ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू लिए वह मेरे सामने बेबस बैठी थी। उस वक्त अपनी गीली गुलाबी आंखें मेरी चैन चुरा रही थी। फिर उसकी कांपती हाथे से पेपर पर साइन कर दिया। मेरे चेहरे पर भरपूर मुस्कान छा गई थी। मैं समझा कि मैंने फिर एक नाजुक सी कली को खरीद लिया हूँ, जिसे भी 4 दिन अपने कमरे की शोभा बनाऊंगा और फिर किसी फालतू चीज़ के तरह फेंक दूंगा। मुस्कान के साथ मेरी शादी पहली शादी थी, इसलिए पहले जितनी भी लड़कियों का मैंने इस्तेमाल किया बिना शादी के ही उसके साथ रातें रंगीन करता था। जब मन भरता उसे छोड़ देता था। इसलिए मुस्कान से भी शादी मुस्कान की शर्त थी। जब मैं अब मेरी शर्त मानी तो मजबूरी में मैंने भी उसकी शर्त मान ली। मेरे लिए औरत शायद इतनी ही अहम थी कि उसके साथ कुछ दिन या कुछ महीने गुजार सकूं, मगर मैं नहीं जानता था कि मुस्कान किसी आफत का नाम है। वह कोई आम लड़की न थी, बहुत बड़ी बला थी। हाँ, वह एक बला ही थी जो मुझे निगल गई। मैंने बड़ी खुशी से मुस्कान के साइन किया हुआ शादी के
पेपर्स उठाए और अपने भी साइन कर दिया। मेरे ऑफिस के कमरे में तीसरी कुर्सी पर वकील भी बैठा हुआ था। उन्होंने बाकी की कार्यवाही पूरी की। अब वह हसीन लड़की मुस्कान डोगरा बन गई थी। विकास डोगरा की पत्नी बन चुकी थी, लेकिन बस कुछ ही महीनों के लिए, जब तक मेरा उससे दिल नहीं भर जाता। मैंने एक गिरी हुई सी नज़र मुस्कान पर डाली थी। वह सिर्फ मेरा दिल बहलाने के लिए थी। उसने जल्दी से वह 20 लाख का चेक उठाया और मेरे ऑफिस से बाहर जाने लगी। लेकिन मेरी पुकार पर उसने कदम रुक गए थे। मैंने कहा, मुस्कान, यह चेक मेरा ड्राइवर अस्पताल पहुंचा देगा। तुम मेरे साथ मेरे फ्लैट में चलो, क्योंकि आज हमारी शादी की पहली रात होगी, जो मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझे इसका सब्र नहीं था कि उसके इंतज़ार में अपना वक्त बर्बाद करता। उसने पलटकर मुझे तड़प कर देखा और कहने लगी, मेरा पापा जख्मी हालत में अस्पताल में पड़ा है। मैं नहीं जानती वह जिंदा भी बचेगा कि नहीं, इसलिए भगवान के लिए एक रात मुझे मेरे पापा के पास गुजारने दो। मैं वादा करती हूँ खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। उसने हाथ जोड़ते हुए मुझसे विनती की थी, लेकिन मैं कितना रमदिल नहीं था। मगर मैं रमदिल होता तो मुस्कान की मजबूरी का यूँ फ़ायदा न उठाता। मैं अपनी पैंट की जेब में हाथ डाले धीरे धीरे उसके पास गया। मैंने कहा, तुम्हारे बाप को इस समय इस चेक की ज़रूरत है, तुम्हारी नहीं। और यह चेक बहुत ही आराम से तुम्हारे बाप तक पहुंच जाएगी। और प्लीज़ अब मुझे बोर मत करो, कब से मुझे इस पल का इंतज़ार था। यह कहकर मैंने उसकी कलाई पकड़ी और उसे अपने साथ ले जाने लगा। वह पूरे रास्ते मेरा हाथ जोड़ती रही, मुझसे मिन्नतें करती रही। वह मुझसे बस कुछ ही घंटे मांग रही थी कि मुझे मेरे पापा के पास भेज दो, लेकिन मुझे तो कोई कुछ भी सुनाई ही नहीं दे रहा था, सिवा उस थप्पड़ की गूंज के जो कुछ दिन पहले इसी लड़की ने मेरे मुंह पर मारा था। मेरे अंदर लगी आग शायद उसकी बेबसी और बहते आंसू देखकर ही बुझेगी, इसलिए मैं बस गाड़ी चलाता रहा, उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं एक बहुत ही अमीर और अयास टाइप का 30 साल का नौजवान था। इतना तो शायद किसी के कपड़े नहीं बदलते होंगे जितनी मैंने लड़कियां की खरीद कर किसी फालतू चीज़ की तरफ फेंक दिया था। दौलत की रेल पेल थी, किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। मैंने शादी भी अभी तक इसलिए नहीं की थी कि मुझे किसी एक औरत के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी थी। आज तक कोई ऐसी मिली ही नहीं थी कि कुछ रातों की संग के बाद भी मेरे दिल को भा जाती। मैं मुस्कान को उसकी कलाई से खींचता हुआ अपने फ्लैट पर ले आया। फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर मैं उसे घसीटता हुआ अंदर कमरे तक ले आया और उसे बेड पर धक्का दे दिया और वो रोने लगी। वह आंसू बहा रही थी। मैंने कहा, 20 लाख दिए हैं ना, नहीं मरेगा तुम्हारा वह बीमार और बूढ़ा बाप, इसलिए यह रोना धोना बंद करो। और फिर अलमारी से एक गाउन निकालकर मैंने उसे दिया। वही गाउन था जो मैंने उसे पहले दिया था, और वो मेरे मुंह पर थप्पड़ और गाउन दोनों मारी थी। मुझे अपनी शराफत की बात करने चली थी ना। मैं उस लड़की में से नहीं हूँ जो
पैसों की खातिर इज्जत बेच दूंगी। और आज मैंने उस मुकाम पर खड़ा कर दिया था सिर्फ 20 लाख के बदले। वह उस समय मेरी खरीदी गुलाम बन चुकी थी। जब तक कि मेरा दिल भरता मैं उतना इस्तेमाल करता, और जब मेरा दिल उससे भर जाता मैं उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल सकता था। हालांकि कुछ दिन पहले भी मैंने उसे 20 लाख का ही चेक दिया था, और वजह उसका बेपनाह हुस्न, जिसने मेरे होश उड़ा रखे थे। मैंने उसके हुस्न की कीमत पहले भी इतनी ही लगाई थी, लेकिन बदले में उसने मुझे थप्पड़ मार दिया था। मैं चाहता तो उसी रात उसे जबरदस्ती अगवा करके भी अपने दिल में लगी आग को शांत कर सकता था, लेकिन नहीं, मुझे उस बेबस और मजबूर लड़की की बेबसी को देखना था। मैं चाहता था कि वह खुद मेरे पास रोते हुए, मदद मांगते हुए यहाँ आए, मेरे सामने हाथ जोड़कर रोए, गिड़गिड़ाए। जब जाकर मेरे दिल को सुकून मिलता। फिर ऐसा ही हुआ। वह आज मेरे सामने उसी गाउन में मौजूद थी जिसमें मैं उसे देखना चाहता था। निट का खूबसूरत सा गाउन उसके बदन की खूबसूरती को छलका कर बाहर आ रहा था। वह अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही थी, और उसकी यह हरकत देखकर मेरे लबों पर मुस्कान फैल गई थी। मैंने कहा, अब कोई फ़ायदा नहीं खुद को मुझसे छुपाने का। अब तुम मेरी बन चुकी हो। मैं तुम्हारे साथ वह सब कर सकता हूँ जो मेरा दिल चाहेगा। मेरे कहने पर वह तड़प उठी थी। कहने लगी, नफरत है मुझे तुम जैसे आदमी, बिगड़े हुए लड़कों से। तुमने सिर्फ मेरा शरीर पाया है, लेकिन मेरा दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत भरी है। मैं अपने बाप की जान बचाने की खातिर खुद को तुम्हारे हाथ बेच चुकी हूँ, या यूं कहो मैंने अपनी जिंदगी अपने बाप के खातिर दाव पर लगा दी है। उसकी इतनी नफरत भरी बातें सुनकर मेरे शरीर में आग सी दौड़ गई। मैंने कसक उसे अपनी बाहों के शिकंजे में जकड़ा था, इतनी जोर से कि उसकी सिसकी निकल गई थी। मैंने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुझे मुझे चाहे जितनी भी नफरत करो, लेकिन कुछ दिन या फिर यूँ कहो कुछ महीने तो मैं तुमसे खूब ढेर सारा प्यार करूँगा, और फिर अपने 20 लाख की कीमत वसूल करूँगा। उसके बाद तुम मुझसे आज़ाद हो। यह कहकर मैंने उसकी खूबसूरत से बदन को चूम लिया था। उसके बाद मैंने वह सब कुछ पा लिया जिसकी मुझे जिद थी। मुस्कान मेरे पापा की ऑफिस में काम करने वाली एक छोटी सी वर्कर थी, जिसकी तनख्वाह भी बहुत कम थी। एक बार मैं किसी काम की वजह से अपने पापा के ऑफिस में गया था, और उससे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाकर उसके कमरे से बाहर निकल गया था। तभी अचानक मेरी नज़र मुस्कान पर पड़ी थी, तो उसके होश उड़ते हुस्न को देखकर मेरा दिमाग घूम गया था। ब्लैक कुर्ता, उस पर पिंक कलर का बड़ा सा दुपट्टा शोल्डर पर फैलाए, वह चुपचाप से कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजरें जमाए तेजी से कीबोर्ड पर उंगली चला रही थी। मेरी नज़र अचानक उसकी तरफ उठी थी, लेकिन उसका हुस्न को देखकर नजरें पलटना ही भूल गई। शायद मेरी नज़रों की तपिश का असर था। मैं अपने पापा का इकलौती औलाद था। बस पापा को मेरी एक ही बात से प्रॉब्लम रहती थी कि मैं ज़िंदगी में मैच्योर कब होऊंगा। आए दिन लड़कियों से मेरी दोस्ती पर भी पापा सवाल उठाते रहते थे। मेरी शादी भी
चाहती थी कि अब मैं शादी करके सेट हो जाऊं, लेकिन मैं शादी के झंझट में पड़ना नहीं चाहता था। मैं आज़ादी से खुलकर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहता था। मैंने अपना एक अलग से फ्लैट ले रखा था। ज़्यादातर मैं अपने उसी फ्लैट में रखता और लड़कियों को भी वहीं ले जाता था। मम्मी पापा के साथ बहुत कम रहता था। यूँ मुस्कान को मेरे ऑफिस में शिफ्ट कर दिया था। मैंने सबसे पहले काम यही किया कि उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। वह खुश हो गई थी, लेकिन अब तक उसे मेरी इरादों की खबर नहीं थी। उसे काम करते वक्त हफ्ते गुजर गए थे। मैं उसे किसी भी काम के लिए कहता तो वो चुपचाप कर देती थी। मेरी किसी भी बात को ना नहीं करती थी। मुझे अपना लुक चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब मैं तुम्हारे पापा के ऑफिस में काम करती थी तब भी उन्हें मुझसे कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए तुम मुझे वापस अपने पापा के ऑफिस में भेज दो तो अच्छा है, क्योंकि मुझे यह सब करना मंजूर नहीं है। इसके इनकार ने मेरा अंदर तो आग सी लगा दी थी। आज तक इतनी हिम्मत मेरे आगे किसी लड़की ने नहीं दिखाई थी। मैं यह तो अच्छी तरह जानता था कि ऐसी लड़की जो अपने घर की खबर खराब हालत की वजह से काम करने के लिए बाहर निकलती है, खुददारी के लेवल के तौर पर बड़ा सा दुपट्टा लपेट कर रखती है, अपना हुस्न छुपा कर। हम जैसे अयास लड़कों के सामने खुद को इज्जतदार साबित करने का यह उनका एक पुराना हथकंडा है। वो मुझे एक नफरत भरी निगाह डाले हुई कमरे से बाहर चली गई थी। उसने मेरे ऑफिस के नौकर भी छोड़ दिए। यह बात मेरे जैसे अयास आदमी से कहाँ बर्दाश्त होनी थी। इसलिए सबसे पहले मैंने अपने पापा से मुस्कान की पूरी डिटेल ली और कहा कि वह भी मुस्कान को अपने ऑफिस में नौकरी पर ना रखे। मेरे पापा की वजह पूछे, इसलिए मैंने बस यही कह दिया कि वह लड़की ठीक नहीं है। मेरे पापा ने मेरी बात मान ली और मुस्कान को दोबारा नौकरी पर नहीं रखा। उसके बाद पापा का मैंने उसके पापा का एक्सीडेंट करवा दिया, जिससे जिंदगी और मौत तक पहुंच जाए। और अब जब वह मेरे पास मदद के लिए आए तो मैंने उसे साफ कह दिया, मिस मुस्कान, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपकी कुछ मदद करूं तो अपनी शराफत और यह खानदानी इज्जत को मेरे ऑफिस से बाहर रख कर आए। इधर मुस्कान का बाप तड़प तड़प कर अब अस्पताल में दम तोड़ चुका था। वह अगले दिन अस्पताल पहुंची तो बाप को मुर्दा शरीर को देखकर रोने लगी, लेकिन मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मुस्कान का उसके बाप के अलावा और कोई नहीं था। कुछ दिन वह अपने बाप का मातम मनाती रही, लेकिन मेरे अंदर न जाने क्यों उस लड़की की तलब अब दिन ब दिन बढ़ने लगी थी। हालांकि मेरा बदला पूरा हो चुका था। मैं उसे पत्नी बनाकर रखना नहीं चाहता था, लेकिन शायद उसके हुस्न का भूत मेरे सर से अभी उतरा नहीं था, इसलिए उसे उसके घर से वापस अपने फ्लैट पर ले आया। एक बार उसकी आंखों में मेरे लिए पहले से ज़्यादा नफरत थी, लेकिन मुझे कहाँ किसी बात से कोई परवाह था। मुझे लगा बस कुछ दिन का खुमार है। जैसे ही मुस्कान के हुस्न का खुमार मेरे सर से उतर जाएगा, मैं मुस्कान के मुंह पर तलाकनामा मारकर उसे चलता कर दूंगा। लेकिन वह तो किसी नशे की तरह मेरे अंदर उतरने लगी थी।
हर बार वह मुझे पहले से ज़्यादा हसीन लगने लगी थी, इतनी कि मैं कई कई घंटे बस उसे देखता रहता था। हालांकि मुझे आज तक मुस्कान से बदले में मोहब्बत नहीं मिली थी। उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ एक ही जज्बा था और वो था नफरत का। जितना मैं उसकी संगति में रहता उतना ही वह मुझे अच्छी लगने लगी थी। उसका उदास चेहरा भी मुझे लुभाने लगा था। एक बार वो भी बहुत बीमार हो गई थी और तब मेरी जान पर ही बन आई थी। उसे बुखार में तड़पते देख मेरा दिल तड़प उठा। उस समय मुझ पर यह खुलासा हुआ कि मैं तो मुस्कान से मोहब्बत कर बैठा हूँ। इसकी तकलीफ मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं रात भर उसकी खातिर जागता रहा, उसका ख्याल रखता रहा। कुछ दिन में वह ठीक हो गई। 6 महीने गुजर चुके थे, लेकिन अब भी वह मेरी पत्नी थी। एक बार उसने मुझसे खुद ही पूछ लिया, तू मुझे तलाक कब दोगी? क्योंकि यह तो मैं उसे पहले ही बता चुका था कि मैं उसके साथ कुछ दिन रहकर फिर उसे महीने भर में तलाक दे दूंगा। लेकिन अब मेरा इरादा बदल चुका था। मैं चाहता था कि वह यूं ही मेरे साथ हमेशा हमेशा रहे और मैंने अपना यह इरादा उसे बता दिया। मेरी बात सुनकर उसकी नफरत से मुझे देखा और कहने लगी, मुझे तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारनी है। मुझे हर सूरत में तलाक चाहिए। इसलिए तो खुद कहा था कि तुम मुझे छोड़ दोगे। यह कह के वो फूट फूट कर रो पड़ी। मुस्कान, मैंने कहा, मुस्कान, यह मेरे लिए मुमकिन नहीं है। पता नहीं कब दिल से दिल लगी करते करते तुमसे दिल लगा बैठा, इसलिए अब तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूँ। अब तुम्हारे बगैर जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। प्लीज़ मुस्कान, जो हुआ उसे भूल जा और तुम भी मेरी मोहब्बत को स्वीकार कर लो। तुम जैसे यहाँ रह रही हो वैसे ही रहो। लेकिन बस मुझसे लड़ने लगी, कहने लगी, मुझे छोड़ दो। उसकी हालत दीवानों जैसे होने लगी थी। वह मेरे पैरों पर गिरकर बुरी तरह से हाथ जोड़कर कहने लगी थी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मैंने बहुत चाहा कि उसे समझाऊं, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी। मजबूरन मुझे उसे थप्पड़ मारना पड़ा। मैंने कहा, आज के बाद मुझे यह बात मत कहना। तुम यूं ही मेरे साथ पूरी जिंदगी रहोगी, समझी? मैं यह कहकर ऑफिस के लिए घर से निकल पड़ा। मुस्कान पर जो पागलपन का दौरा पड़ा था उसे हटाने के लिए मुझे उसे थप्पड़ मारना पड़ा। लेकिन अब मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैंने मुस्कान पर हाथ कैसे उठाया। उस टेंशन में कार से बहुत तेज जा रहा था और इतना नतीजा यह हुआ कि सामने वाले गाड़ी से अचानक मेरी टक्कर हो गई। मेरी गाड़ी पलटी खाकर लुढ़क गई थी। मैं बेहोश हो चुका था। जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था। मेरे पापा के साथ मुस्कान भी वहाँ मौजूद थी। उसी समय मैंने अपने पापा के सामने मुस्कान को अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया था। मेरे पापा यह सुनकर मुझसे नाराज हो गए थे, लेकिन मैं जिस हालत में पहुंचा था मुझे कुछ कह नहीं सकते थे। मेरी दोनों टांगें फ्रैक्चर हो चुकी थी। डॉक्टर ने मेरी दोनों टांगों पर प्लास्टर चढ़ा दिया था। डॉक्टर का कहना था कि कुछ महीनों तक तुम अपने पैर पर खड़े नहीं रह सकते हो। 1 हफ्ते तक अस्पताल में रहने के बाद अपने माँ बाप के घर के बजाय मैं मुस्कान के साथ फ्लैट में चला गया था। वह मेरा ख्याल रख रही थी। उसका रवैया भी बदल चुका था, लेकिन मुझे रात को दवा देने के बाद वह मेरे कमरे से बाहर निकल जाती। फिर पूरी रात वह कमरे में नहीं आती। मैं उसी समय उस कदर मोहताज हो चुका था
कि खुद से बेड से उठ नहीं सकता। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो सामने वाले कमरे में थी, लेकिन उसके कमरे का दरवाज़ा बंद था। रात की खामोशी में मुझे सामने वाले कमरे से सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। उसी समय मेरा जी बेहद घबराने लगा था। शायद वह मेरी वजह से, लेकिन वह वजह नहीं था, क्योंकि अब मुझे रोज़ ही ऐसी अजीबोगरीब आवाज़ आने लगी थी जो मेरे लिए बहुत ही दर्द का कारण बनती थी। मेरी ऑफिस के काम के सिलसिले में मुस्कान ही मुझे फाइल साइन करने के लिए देती थी। मैं ऑफिस का मैनेजर रोज़ आता था। जो भी ज़रूरी काम होती मैं उससे घर पर ही डिस्कस करता था और फिर वह चला जाता था। वह काफ़ी जिम्मेदार और शरीफ लड़का था, अपने काम से काम रखता था। मैं सोच भी नहीं सकता कि आज वह मेरी पत्नी के कमरे से बाहर निकलेगा। मैंने कहा तुम? वह कहने लगा हाँ मैं। आज वह मेरी आंखों में आंखें डालते हुए देख रहा था। मुस्कान भी उसके साथ खड़ी थी। उसने कुछ फाइलें मेरे सामने रख दी और कहने लगी तुम्हारी सारी जायदाद मैंने अपने नाम कर ली है, और अगर तुमने मुझे तलाक दी तो मैं तुम्हें जान से मारने में भी पीछे नहीं हटूंगी। मैं उसे देख रहा था। मैंने कहा मुस्कान, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। मुझे तुम्हारी शराफत पर विश्वास था। मैं कुछ भी सोच सकता था, लेकिन तुम्हारे बारे में यह नहीं सोच सकता था कि तुम किसी के साथ नाजायज़ रिश्ता बनाओगी, क्योंकि नाजायज़ रिश्ता तो मैं भी तुमसे बनाना चाहता था और बदले में तुम्हें लाखों देना चाहता था। लेकिन तुमने अपनी शराफत को, अपनी इज्जत को अहमियत दी थी, तो फिर आज क्यों गैर मर्द के साथ मुझे अपनी जायदाद के छिन जाने का अफसोस नहीं है, बस तुम्हारे बदलने का दुख है। बेहतर है कि तुम मेरी जान ले लो, लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता, तुमसे जुदा भी नहीं हो सकता। मैं मर ही जाऊंगा। इससे अच्छा है कि तुम्हारे नाम के साथ ही इस दुनिया से चला जाऊं। मैंने ज़मीन पर गिरी पिस्टल उठा ली और कांपते हाथों से मुस्कान को थमा दी। मुस्कान ने पिस्तौल हाथ में ले ली, लेकिन अगले ही पल वो रोने लगी। वह मैनेजर कहने लगा मुस्कान मेरी बहन है। मैं दुबई में नौकरी करने लगा था, लेकिन वहाँ मुझे किसी ने झूठे इल्ज़ाम में जेल भेज दिया था। लेकिन जब मैं वहाँ से छूटकर वापस आया तो मुस्कान ने मुझे सारी कहानी सुना दी और मुझे बहुत दुख हुआ था। तुमने मेरे बाप के साथ जो किया, मैंने और मुस्कान ने उसका बदला लिया है। इसलिए मैंने तुम्हें ऑफिस में नौकरी की, तुम्हारा भरोसा जीता, फिर तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया और उसके बाद तुम्हें तकलीफ़ देने के लिए ड्रामा रचा। यह सुनकर मैं खुद शर्मिंदा होकर रह गया था। मैंने मुस्कान से अपनी हर गलत रवैया की माफ़ी मांगी। औरत की सहनशीलता मर्द से कहीं ज़्यादा होती है। उसने मुझे माफ़ कर दिया। मैं व्हीलचेयर पर बैठे हुआ था, वह मेरे घुटनों पर सर रखकर बैठ गई। मुस्कान का मोहब्बत भरा स्पर्श मैं मुस्कान का स्पर्श पाकर धन्य हो गया। धन्यवाद दोस्तों। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।